लिथुआनिया के जो सैन्य खुफिया प्रमुख है उन्होंने दावा किया है कि 2 साल और धुआंधार प्रहार के लिए रूस के पास जखीरा जो है वो हथियारों का मौजूद है। यानी कि वो सारे दावे इसके सामने फेल साबित नजर आते हैं कि रूस के पास हथियारों का जखीरा जो है वो इतने लंबे से इस्तेमाल करते हुए यहां पर यूक्रेन के खिलाफ अब खत्म होता जा रहा है। अब यह दावा किया गया है कि 2 साल लगातार प्रहार करने के लिए रूस पूरी तरह से तैयार है। लिथुआनिया के जो सैन्य खुफिया प्रमुख हैं उनकी ओर से यह बड़ा दावा जो है वो यहां पर किया गया है। यूरोपीय दावे जो हैं वो इसके सामने पूरी तरह से गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि देखिए हर देश के जो प्रतिनिधि हैं उनकी ओर से अलग अलग बयान जो है, दावे जो हैं वो सामने आए। इस बीच में लिथुआनिया की ओर से क्या कहा गया वो आपको बता देते हैं। सैन्य खुफिया प्रमुख की ओर से जो मुख्य दावा किया गया जरा वो समझिए आप। यहां पर जो लिथुआनिया के सैन्य खुफिया प्रमुख हैं उन्होंने क्या दावा किया है समझिए जरा। उनका यह कहना है कि अभी फिलहाल आगे आने वाले वक्त में किस तरह से रूस 2 साल और धुआंधार प्रहार के लिए जखीरे जो है वो उसके पास मौजूद है। वो इतनी कुव्वत रखता है कि 2 साल और इस युद्ध को चला सके। रूस के पास युद्ध जारी रखने के लिए पर्याप्त संसाधन जो है वो फिलहाल मौजूद है। रूस को ईरान, उत्तर कोरिया की मदद जो है वो लगातार दी जा रही है, यह भी दावा इस बीच में किया गया। इसके अलावा देखिए चीनी सरकार से रूस को मदद दी जा रही है, यह दावा किया गया है। यह अमेरिका ने भी पहले दावा किया था, याद होगा आपको। यूरोपीय संघ में लिथुआनिया जो है देखिए वो शामिल है और उसकी ओर से यह बड़ा दावा है। रूस के सबसे बड़े आलोचकों में से एक लिथुआनिया जो है वो रहा है। आपको बता दें लिथुआनिया में 2021 में ताइवान ने अपना दूतावास जो है वो यहां पर खोला था और चीन में तकरार जो है उसके बाद से बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है लिथुआनिया और चीन के बीच में, जब से वो दूतावास जो है वो वहां पर खोला गया। और अब ये अहम मुख्य बड़ा दावा उनकी ओर से किया जा रहा है, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त तो पहले ही बीत चुका है इस युद्ध को। और अब ये दावा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर इतना जखीरा मौजूद है कि वो 2 साल तक लगातार हमले कर सके तो आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन का नामो निशान वाकई में रूस मिटाने की कुव्वत रखता है, इसमें सक्षम है वो। इस दावे से ये कम स्पष्ट हो जाता है पूर्ण रूप से। एलिजीजस पॉलोविसियस ने ये बयान जो है वो यहां पर जारी करते हुए ये बातें जो हैं वो कही हैं। और लिथुआनिया से सामने आए रिपोर्ट के बाद देखिए एक और चौंकाने वाला रुख यूरोप से भी देखने को मिला है। दरअसल हंगरी के तेवर से नाटो और यूरोपीय यूनियन को जबरदस्त झटका जो है वो यहां पर लगा है। नाटो को सबसे बड़ा झटका है दरअसल। यूक्रेन युद्ध पर हंगरी ने चौंकाने वाला रुख अख्तियार किया। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने बयान दिया है और यह कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध से हंगरी बाहर रहने वाला है। हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान की ओर से यह बयान जो है वो सामने आया। उनका यह कहना है कि जो युद्ध है उससे हम बाहर रहने वाले हैं, उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप जो है वो नहीं किया जाएगा, कोई मदद जो है वो यहां पर नहीं की जाएगी। हंगरी के प्रधानमंत्री देखिए जिनके बयान का जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं, विक्टर ओरबान, जिन्होंने ये बयान यहां पर दिया है। यूरोप में क्या वाकई में यहां पर फूट पड़ चुकी है? इसी के साथ में ये सवाल खड़ा हो जाता है, क्या कुछ उन्होंने कहा है जरा आपको ये ग्राफिक्स के जरिए हम यहां पर समझा देते हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान का जो बयान है वो यहां पर सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है समझिए। रूस पर प्रतिबंध के खिलाफ हंगरी ने वीटो यहां पर किया था और रूस के साथ संबंध बनाए रखना हंगरी के हित में है, यह कहना ओरबान का, यानी कि हंगरी के प्रधानमंत्री का, कि रूस पर जो तमाम प्रतिबंध हैं उनके खिलाफ वीटो जो है वो यहां पर किया गया था और जो संबंध लगातार रूस के साथ बने हुए हैं वो सीधा सीधा हंगरी के हित में है, ओरबान का ये कहना है। इसके अलावा देखिए एनर्जी के लिए भी हंगरी जो है वो रूस पर पूरी तरह से निर्भर करता है और रूस के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों को रोकना जारी हंगरी की ओर से रखा जाएगा। हंगरी को छोड़कर नाटो और ईयू में शामिल हर देश अभी फिलहाल के साथ में नजर आते हैं और युद्ध के बाद भी रूस के साथ हंगरी के आर्थिक संबंध बरकरार यहां पर रहेंगे। आपको बता दें रोजबा पाइपलाइन से रूस से 65% तेल आयात जो है वो हंगरी की ओर से किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं वो कितना ज्यादा निर्भर है रूस पर और इसी वजह से इस तरह के बयान जो है वो भी निकलकर यहां पर सामने आ रहे हैं। ये बड़ी खबरें जो है देखिए वो युद्ध क्षेत्र से जुड़ी हुई आ रही हैं, जिसमें ये समझ में आता है कि अभी मौजूदा हालात, मौजूदा स्थिति जो है वो किस तरह से बनी हुई है। क्योंकि अगर हम रोजबा पाइपलाइन की बात करते हैं तो उससे रूस से 65% तेल जो है वो हंगरी को मिलता है, इसलिए वो ये कह रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो ये युद्ध जारी है उससे वो बाहर रहने वाला है। संबंध बनाए रखना क्योंकि सीधे तौर पर हंगरी के हित में यहां पर साबित होते हैं। ये बड़ी खबर, ये बड़ी तस्वीरें जो है वो हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं।
और हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा जो है वो जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। सिन्हा साहब, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर। सर, लिथुआनिया की ओर से ये महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो यहां पर कही गई, ये कहते हुए कि अगले 2 साल तक रूस जो है युद्ध को जारी रख सकता है, इतना जखीरा उसके पास मौजूद है। सर, ये वाकई में डराने वाली खबर है। देखिए, उसका मुख्य कारण ये है कि रूस के पास अपना DIB है, डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है, ओन मैन्युफैक्चरिंग, खुद मैन्युफैक्चर करता है और विश्व के कई देशों को वो एक्सपोर्ट करता है अपना मिलिट्री इक्विपमेंट। और आपको पता ही है कि हम काफ़ी मात्रा में इक्विपमेंट खरीदते रहे हैं रूस के साथ। चाहे आप एयर डिफेंस शिल्का की बात कीजिए, क्वादात की बात कीजिए, ये सब हम रूस से लेते रहे। पहली बात तो जब उसके पहला युद्ध के परिप्रेक्ष्य में 2 महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपका डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, क्षमता क्या है। तो क्षमता तो रूस के पास है। दूसरी बात यह है कि यदि वो क्षमता है तो किस समय तक लास्ट कर सकता है। थ्रेट परसेप्शन के आधार पे बैटल अपना उसका जो इकोनॉमिक पावर है, जो इक्विपमेंट है, लॉजिस्टिक है, मिसाइल सिस्टम है, वो कितना लास्ट कर सकता है। तो यदि रूस के परिप्रेक्ष्य में अप्रिसिएशन ये है कि 2 साल तक और जंग लड़ने की क्षमता रखता है, तो ये तो खतरनाक संदेश है विश्व के लिए। और यदि उतना खींचेगा तो ये मत समझिए कि अमेरिका को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि जितने बिलियन डॉलर्स अमेरिका ने अभी तक दे रखे हैं यूक्रेन को, क्या वही सिस्टम चलता रहेगा? क्या अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था उसको शॉक को ऑब्जर्व कर पाएगी? बिल्कुल। क्या यूरोप के बीच में नाटो की एकता रहेगी? ये प्रश्न उठता है। अब जैसा आप अभी थोड़ी देर पहले दिखा रही थी कि अब हंगरी भी कह रहा है कि रूस पे जो प्रतिबंध है वो सही नहीं है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे लगता है कि सभी देश सोचते हैं इसमें मेरा क्या, यूक्रेन के वॉर से मेरा क्या। जब राष्ट्रहित का प्रश्न उठेगा तो स्वाभाविक है कि अमेरिका पे प्रश्न चिन्ह उठेगा, क्योंकि हंगरी का हित लाई करता है कि वो रूस से अपना गैस और एनर्जी का रिक्वायरमेंट ले। यूरोप भी लेता रहा है, बिल्कुल। अपना जो स्ट्रीम था पाइपलाइन उसको जिसके अमेरिका ने जासूसी तरीके से उसको तोड़ा है, तो जर्मनी को, फ्रांस को, इटली को, सबको तो गैस चाहिए रूस से, और निर्भरता बहुत रही भी है सर। ठंड में अब हालांकि ये सच है कि यूरोप की ने अपना अल्टरनेट सोर्स ढूंढ लिया है गैस एनर्जी के लिए। तो जब 40% रिक्वायरमेंट लेता था, अब उसको नीचे आ गया 10% पे। तो ये तो है, अल्टरनेट तो सोल्यूशन लोग ढूंढते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अभी भी रूस एक मेजर सप्लायर है गैस एनर्जी के क्षेत्र में, और हंगरी को उसकी जरूरत है। यदि हंगरी के लोग, हंगरी के आवाम वहाँ पर ठंड के मारे मरे तो कौन कष्ट में आएगा? हंगरी के लोग कष्ट में आएंगे। तो उसका देश राष्ट्रहित तो कि कुछ क्षति पहुंच रही है। तो ये सब परिप्रेक्ष्य में हंगरी का स्टैंड क्लियर है कि भाई मेरा क्या। तो मैं सैंक्शन के खिलाफ हूं। सर, हंगरी को तो समझ में आ रहा है कि वो कहां पर खड़ा हुआ है। यूक्रेन को वाकई में समझ आएगा जब ये बातें सामने आ रही हैं कि रूस के पास अभी बहुत जखीरा मौजूद है? आपको लगता है कहीं ना कहीं पीछे हटने वाला है वो? देखिए, मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की 2 पंक्ति कोट करना चाहता हूँ। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और संस्कृत में कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जेलेंस्की इसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। जेलेंस्की को समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका की रूस की लड़ाई में उन्होंने अपना कंधा क्यों दिया, और उनको मिला क्या और मिलेगा क्या, ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। धृतराष्ट्र की तरह अंधा होके यदि आप महाभारत लड़ते रहोगे तो आपका तो पूरा बर्बादी तय है, निश्चित है। और तुम्हें क्या मिला? अमेरिका तो रूस को थोड़ा मोड़ा कमजोर करने में हो सकता है सफल हो जाए। मिस्टर जेलेंस्की, तुम्हें क्या मिला? तुम्हारी आवाम को क्या मिला? बर्बादी। तुम राइस कैपिटल थे यूरोप के, मतलब ग्रेन कैपिटल। तुम इतना सप्लाई करते, तुम्हारे मिनरल्स इतने रिच थे, तुम्हारा एक्सपोर्ट था, तुम आर्थिक व्यवस्था से बड़े स्ट्रांग नेशन थे। आज क्या हालत हो गया है? तो ये रिस्ट्रक्चर करने में, पूर्ण निर्माण करने में कितना पैसा लगेगा? कौन देगा? वो लोग जो बच्चे मरे, जो वहाँ तुम्हारा एक्सोडस हुआ 40-50 लाख लोगों का, वो कैसे रिसेटल होंगे? बिल्कुल। कहाँ से जॉब दोगे? कहाँ से इंडस्ट्री बढ़ेगी? जैसे सिन्हा सर आप कह रहे हैं कि अमेरिका तो अपना हित साधने में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएगा, वो रूस को कमजोर जरूर कर देगा, लेकिन यूक्रेन का कहीं से कोई फायदा यहाँ पर समझ नहीं आता। सर, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई जो आ रही है वो बता देते हैं दर्शकों को। यूक्रेन को दक्षिण कोरिया से
मदद मिल रही है। दक्षिण कोरिया ने 100 पिकअप ट्रक्स जो है वो मुहैया कराए हैं। बेल्जियम से यूक्रेन को मोर्टार दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन को दक्षिण कोरिया की ओर से मदद मुहैया कराई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आई है। 100 पिकअप ट्रक्स जिनकी तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो बताया जा रहा है कि वो बाकायदा यहाँ पर पहुंचाए गए हैं। और बेल्जियम से बात करें तो मोर्टार वाली मदद जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। सिन्हा सर, अब आप देखिए, दक्षिण कोरिया यहाँ पर सामान मुहैया करा रहा है, मदद पहुंचा रहा है, बेल्जियम की ओर से मदद की जा रही है। इसको क्या हम समझे, क्योंकि नए देश अब यूक्रेन की मदद के लिए अगर आगे आ रहे हैं तो क्या ये अमेरिका का असर है? एकदम अमेरिका का असर है। देखिए, एक जो वॉर वेस्टेज रिजर्व WWR जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे इंडियन आर्मी में है 30 डेज इंटेंस फायरिंग, 30 डेज नॉर्मल फायरिंग। ये एम्यूनिशन के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। मतलब 2 महीने का हमारे पास एम्यूनिशन होना चाहिए, मतलब लड़ने की क्षमता 2 महीना। लेकिन होता क्या है, यदि 2 महीना से युद्ध ज़्यादा चले तो न रूस ने समझा था, न अमेरिका ने समझा था, न यूक्रेन ने समझा था ये जंग इतना चलेगा। तो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है मिलिट्री इक्विपमेंट की, मैन्युफैक्चरिंग की, वो हर एक देश में डिप की है। आप फ्रांस की बात कीजिए तो वो लोग भी अब एक्स्ट्रा शिफ्ट लगा रहे हैं, नाइट शिफ्ट लगा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग तेज कर रहे हैं। लेकिन कोई भी देश अपने इन्वेंट्री में, अपने ऑर्डिनेंस डिपोज में इतना सामान नहीं रखता है कि 2 साल की तैयारी करके रखे कि 2 साल के लिए हमको जरूरत पड़ेगी। और दूसरा बिंदु है, आप मैन्युफैक्चरिंग में पैसा खर्च करते हो और हर एक चीज़ का शेल्फ लाइफ होता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। इस्तेमाल नहीं हुआ तो बर्बाद चला जाता है। स्पेशली एम्यूनिशन डिटेरियोरेट करता है। तो ये सब प्रश्न है। कोई 4 साल 3 साल के लिए अपना एम्यूनिशन या वेयरविदॉल नहीं रखता है ऑर्डिनेंस डिपोज में। तो जब अचानक ऐसी परिस्थिति आती है तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर में और सप्लाई में गैप है। एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, सप्लाई की गति कम है, तो गैप है तो कम तो होगा। अब रूस का देखिए, मिसाइल की कमी हो रही है, तो ईरान से मिसाइल ले रहा है, ड्रोन ले रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि मिलिट्री अप्रिसिएशन में रूस भी गलत खा गया और अमेरिका भी गलत खाया। बट अमेरिका के पास नाटो है, कोई एक एक्स जेट वाई देश सब अपना जो है इन्वेंट्री दे रहे हैं ऑर्डिनेंस डिपोज का, ठीक है हमसे ले लो। जर्मनी बोलता हमसे टैंक ले लो। बट ये कब तक? लेकिन रूस के पास वो विकल्प सर कहीं ना कहीं मौजूद तो नहीं है। लेकिन यही बात है कि ये सब कब तक चलेगा। इसी बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव से दरअसल ये बड़ी खबर आई है। कीव में रूस की एक बार फिर से ड्रोन स्ट्राइक सामने आई है। किंजल मिसाइल से वार किया गया है। रूस के हमलों से कई गाड़ियों में आग लग गई है। कीव में मची तबाही का वीडियो भी निकलकर सामने आया है। यूक्रेन की राजधानी कीव से ये बड़ी खबर आई है, जहां पर रूस ने एक बार फिर से बड़ी ड्रोन स्ट्राइक की है। किंजल मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए वार किया गया और उसके बाद की हालत वहां पर क्या थे आप देखिए जरा। गाड़ियां जो हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। उसके बाद दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे, जो आग लगी हुई थी उसको बुझाया गया है। तबाही का ये मंजर जो है वो यूक्रेन की राजधानी कीव में देखने को मिला है। गाड़ियां जलकर खाक हो गई थी। इमारतें देखिए किस तरह से खंडर में तब्दील हो चुकी हैं लगातार हो रहे हमलों में। वो भी तस्वीरें एक एक कर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो अभी फिलहाल हमले किए गए उसकी तस्वीरें। रूस के मिसाइल अटैक पर यूक्रेन ने एक बड़ा दावा किया है। रूस ने यूक्रेन पर 80 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, ये यूक्रेन का कहना है। मिसाइल अटैक पर यूक्रेनी एयरफोर्स की ओर से यह दावा सामने आया है। रूस के 34 हमले नाकाम करने का भी दावा इस बीच में यूक्रेन की ओर से कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रूस ने अभी मिसाइल अटैक किया यूक्रेन पर। उसी को लेकर यूक्रेन ने यह दावा किया कि ये मिसाइल्स जो थी उनकी संख्या 80 से ज्यादा थी और यूक्रेनी एयरफोर्स ने 34 हमलों को नाकाम भी कर दिया। ये बड़ा दावा भी यूक्रेन ने किया है। अगर इन सारे हमलों को रोका नहीं जाता, अगर 34 हमले नाकाम नहीं किए गए होते तो आप सोचिए मंजर कैसा होता। तस्वीरें जो हैं वो एक के बाद एक निकलकर सामने वहां से आ रही हैं। अब यूक्रेन तो ये दावा कर रहा है कि उसने एक बार फिर से जो एयर स्ट्राइक यहां पर की गई थी उसमें से कई हमलों को नाकाम भी कर दिया। तो रूस लगातार देखिए यहां पर हमले कर रहा है। इस बीच में यूक्रेन की ओर से जो दावे सामने आ रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। रूस ने जो हमला किया उसमें 81 मिसाइलें दागी गई थी, जिनमें 6 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें थी। आपको बता दें 8 ड्रोन स्ट्राइक यहां पर की गई थी। वो यूक्रेन ने अपने डिफेंस सिस्टम की जो कामयाबी गिनाई है उसमें उसने ये कहा है कि 34 क्रूज मिसाइल जो थी इसमें उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, मार गिराया गया। 4 शायद ड्रोन्स का शिकार जो है वो किया। 8 गाइडेड ड्रोन्स को हमले से यहां पर रोका गया है। अपना बचाव इस तरह से यूक्रेन ने यहां पर किया है जिसका दावा उसकी ओर से किया जा रहा है।
और देखिए किंजल मिसाइल का जिक्र हो रहा है, उसका जिक्र किया जा रहा है कि उसका इस्तेमाल यहां पर किया गया। वो घातक कितनी है उसको भी आप जरा समझ लीजिए। किंजल मिसाइल जो होती है उसकी रेंज की अगर हम बात करते हैं तो उसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक की रहती है। 2000 किलोमीटर तक की रेंज में यहां पर उसकी मारक क्षमता रहती है। आपको बता दें इसके अलावा परमाणु क्षमता से भी किंजल मिसाइल जो है वो लैस होती है। हवा से टारगेट पर फायर वो की जा सकती है। इस तरह से उसकी खासियत यहां पर रहती है, जिसका इस्तेमाल अभी हाल फिलहाल एक बार फिर से रूस की ओर से यहां पर किया गया। और इस किंजल मिसाइल को किल जॉय भी कहा जाता है। यही वो खतरनाक मिसाइल है जिसे रूस ने बेलारूस में तैनात किया हुआ है, जो कभी भी यूक्रेन में तबाही मचा सकती है। बेलारूस में इस मिसाइल की तैनाती का खुलासा ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यहां पर किया था। और इसके बारे में भी थोड़ा और विस्तार से यहां पर हम आपको बताएंगे कि आखिर उसकी खासियत किस तरह से रहती है। तस्वीरें जो हैं आप देखिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं, रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल का कोड नेम जो यहां पर है उसको किलजॉय कहा जाता है। रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम जिस तरह हम आपको बता रहे हैं, किलजॉय इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है और क्या खासियत है इसकी, समझिए जरा आप। रूस में इस हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम जो है वो जागर है। 2018 से रूसी सेना का हिस्सा है किलजॉय। 2018 में ही इसको कमीशन किया गया। किलजॉय की रेंज 1200 मील होती है। बेलारूस में रूस ने किलजॉय को फिलहाल तैनात किया हुआ है, कभी भी वहां से निशाना साध सकती है। ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने सैटेलाइट तस्वीरें भी जो देखिए वो यहां पर ब्रिटेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से जारी की गई थी, क्योंकि बेलारूस भी लगातार मदद के तौर पर सामने है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से 8 किलोमीटर दूर किलजॉय को तैनात किया गया है। कई और घातक हथियार हैं जो बेलारूस को सप्लाई किए गए हैं। ठिकाने से लंदन सिर्फ 1100 मील दूर है किलजॉय के ठिकाने से। आप समझिए, ब्रिटेन की डिफेंस मिनिस्ट्री सारी तस्वीरें जारी करती है और 1100 मील की दूरी पर ही यहां पर किलजॉय जो है वो मौजूद है। सेना सर, रूस जो है हाइपरसोनिक हमला यहां पर कर रहा है, इससे क्या साबित होता है? क्या जंग जीतने के लिए रूस जो है, वैसे तो शुरू से ही सर किसी भी हथियार का इस्तेमाल करता है, क्या आगे भी वो चूकने नहीं वाला इन हथियारों के इस्तेमाल से? देखिए, इसके दो बिंदु हैं, अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में और रूस के परिप्रेक्ष्य में। अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जहां तक गोपनीय तरीके से मुझे आभास हो रहा है और लग रहा है कि अमेरिका अब जो मिलिट्री इक्विपमेंट सपोर्ट दे रहा है यूक्रेन, उसमें हाथ खींचने जा रहा है। उसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन एक टूटे हुए घड़ा की तरह है, उसमें पैसा डालते जाओ पैसा डूबता जा रहा है और कोई कंक्रीट रिजल्ट्स नहीं निकल रहा है। जब ये सूचना रूस के पास गई होगी तो मुझे लगता है कि अब मिस्टर पुतिन और एग्रेसिव हो गए हैं, ताकि बैटल को अपने फेवर में उसका स्केल को टिल्ट करें, मोड़ें। और यदि ऐसा होता है कि बैटल को वो इस सीमा पे ले जाते हैं, इस हाइट पे ले जाते हैं कि डिसाइसिव बोर्ड पे ले आते हैं, तो स्वाभाविक है कि चाहे मोदी जी के तरफ से, हिंदुस्तान के तरफ से या कुछ और लोगों के साथ दबाव, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से दबाव बढ़ेगा कि सर मैं माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम जो अहम बिंदु थे उस पर आपने बातचीत की। इसी बीच दरअसल